बाकी सब लोग किधर हैं बच्चों, उनको भी जल्दी से बुलाओ जो ऑलरेडी ये क्लास ले रहे हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ट्रेड थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी, सॉरी 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 अभी हम लोग साइकोडायनामिक के ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने लगे हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? बेसिकली ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास ऐसे डिफेंसिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसी ईगो डिफेंसिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि आपकी एंजाइटी को ओवरकम करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप आप पेपर में फेल होते हो तो आप अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए या अपनी ईगो को डिफेंसिव करने के लिए डिफेंसिव स्टेटमेंट्स को यूज करते हो। आप कहते हो मैंने तो पेपर अच्छा किया था, मेरी टीचर ने ही मुझे पास नहीं किया, उसी को मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी या ग्रज था या कोई भी प्रॉब्लम थी। मतलब कि ये कि आप अपनी अपनी कमियों को, अपनी जो लैकिंग है उसको दूसरे पे थोप देते हो। इसको हम लोग ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। एक फर्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन बेसिकली ऐसी पेनफुल थॉट्स, फीलिंग्स या डिजायर्स या मेमोरीज हैं जिनको आप अपने कॉन्शियस लेवल पे लाना ही नहीं चाहते। इस वजह से आप उनको रिप्रेस करते जाते हो, उनको दबाते जाते हो और लोगों के सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो जैसे कि आपको कोई मसला है ही नहीं है। तो इस वजह से आप अपनी पेन को छुपाने के लिए उसको रिप्रेस कर देते हो और फिर आगे से वो ही पेन आपकी कॉन्शियस लेवल को डिस्टर्ब करती हैं और आपके अनकॉन्शियस में जाके जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक मतलब इट मीन्स कन्वर्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, आप बहुत गुस्सीले हो, तो आप ऐसे ही तो लोगों को नहीं मार पीट सकते, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर आप एक्सेप्टेबल गेम्स सोचते हो, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, जिसमें आप अपना एग्रेशन बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज कर सकते हो। रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन, पीपल रिवर्ट टू प्रीवियस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स, मोस्ट ऑब्वियसली टू द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, रिग्रेशन क्या है कि आपने अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाला, बच्चों ने एक दूसरे के साथ निकाला, तो ये क्या हो गया? ये एक चेंज, जैसे कि बॉस ने अपना गुस्सा निकाला एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉयर ने निकाला आके बीवी पे, बीवी ने निकाला अपने बच्चों पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ रिग्रेशन में आता है। उसके अलावा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बेसिकली ऐसा एट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन है जो कि फॉल्स मोटिव्स को कवर अप करता है। फॉल्स मोटिव कौन से हैं? ऐसे मोटिव्स या ऐसे डिज़ायर्स जिनको जो कि फुलफिल करने के काबिल ही नहीं है, वो फॉल्स हैं या सही नहीं है या अनएक्सेप्टेबल ड्राइव्स हैं। तो क्या है कि ईगो उसको इस तरह से अटेम्प्ट करता है कि वो उसको जो है वो एक्सेप्टेबल भी हो सके और उसको यूज़ भी किया जा सके। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे इरेशनल थॉट्स होती हैं लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते, तो हम लोग कहते हैं कि अब जैसे कि एक कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं। कैसे? क्योंकि उसने उस दरख्त पे चढ़ने की कोशिश की, उसने उस बंडल ऑफ ग्रेप्स को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं पकड़ पाई। ठीक है, तो वो फिर क्या करती है कि अंगूर खट्टे हैं कि जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, जब आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो आप उसके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देते हो। जैसे कि अगर आप किसी के साथ बुरा करना चाह रहे हो और वो इंसान आपको अपने साथ बुरा नहीं करना चाह रहा, तो आप उसके करैक्टर पे ही गलत जो है वो तोहमात लगाना शुरू कर देते हो। तो वो रैशनलाइजेशन है कि ऐसी ऐसी जिसे कहते हैं किरदार कशी करना शुरू कर देते हो किसी भी इंसान के बारे में। उसके बाद है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन बेसिकली रिएक्शन फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा वे है कि एक लेडी है जो कि इनफर्टाइल है और हेलो इनफर्टाइल है और उसकी वजह से वो बेबी को कंसीव नहीं कर सकती। तो वो ऐसे काम करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से उसके डिजायर को पूरा किया जा सकता है। ठीक है,
तो वो क्या करती है, ये मैं आपको एग्जांपल्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको इतना लंबा गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी एग्जांपल्स को ही सुनोगे और आपको उसी के थ्रू जो है वो पता चलता जाएगा और आप उसको इजीली समझ पाओगे। अब वो क्या करेगी, वो बच्चे को जो है वो अडॉप्ट कर लेगी या फिर वो बच्चों के स्कूल में काम करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उसकी वो जो बच्चों के साथ प्यार है या जो खुद उसको नई चीज़ मिली उनके साथ जो उसकी डिज़ायर है वो उनको ओवरकम करना शुरू कर देगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है। मैम पेज नंबर बताइएगा जरा। 382। मिल गया? जी मिल गया मैम। ओके। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक ऐसा वे है जिसमें आप अपनी टेंशन को रिड्यूस करते हो किसी भी दूसरी चीज़ के आने की वजह से। जैसे कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसे काम की तरफ रहूँ जो कि मुझे खुश रखे और मुझे उस टेंशन की फीलिंग्स आए ही ना, जिसकी वजह से मुझे जो है वो प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आया, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने वो अपने खिलौनों को जो है वो स्मैश करना शुरू कर दिया, आपने आटा गूंदना शुरू कर दिया, क्योंकि गुस्से में आप कोशिश करते हो कि आप किसी चीज़ को जोर दो, आप किसी ना किसी चीज़ को मारो पीटो। तो आप उस तरह के काम करना शुरू कर दो जिनमें ऑटोमेटिकली जोर लगता है या जिनमें ऑटोमेटिकली आप जोर लगा के काम कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वो है कि एक चीज़ जो आ रही है उसको रिप्लेस कर देना किसी दूसरी चीज़ के साथ। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली एक ऐसा न्यूरोटिक और मॉरल एंजाइटी है जो कि कन्वर्ट होती है आपके ऑब्जेक्टिव फियर के साथ, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसी एट्रीब्यूटिंग है जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव, बेसिकली ये सभी अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिव हैं। एटीट्यूड, ये आयदा अपना माइक म्यूट करो। ऐसा अनएक्सेप्टेबल प्रोसेस है जो कि आपके बिहेवियर को, आपके इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके अलावा ये ऐसा ब्लेमिंग वे है जो कि आप किसी पे ब्लेम करते हो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। आप अपनी गलतियों को छुपाते हो, उनके साथ ब्लेमिंग करते हो, ये शॉर्ट कमिंग होता है लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। डिनाइल क्या है? ये एक्सटर्नल रियलिटी है जो कि अनप्लेयरेबल है। आप क्या करते हो, हर एक चीज़ से डिनाइल करना शुरू कर देते हो कि जैसे कि उसकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, आप उसके साथ ये डिस्कस करो कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। अब वो हर चीज़ से डिनाइल करेगा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे कोई टेंशन है ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो ये सब कुछ क्या है? ये डिनाइल है कि आप उन चीज़ों को डिनाइल करना शुरू कर देते हो। आगे आ जाता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड का मतलब होता है पैदाइशी। मैं मैम एक मिनट, ये मैम आपने डिस्प्लेसमेंट से पहले ये सारा पढ़ा दिया क्या? जी बेटे, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके। मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ साथ साथ ना, आप लोग मतलब कि आप लोगों को कोई जी प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही हो जाता तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी। ये जो है ना, ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताए हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल याद रहें और आप एग्जाम्पल को ही अगर कोड कर दोगे तो डजंट मैटर। ठीक है। ट्रेट वो होती हैं जो कि पैदाइशी होती हैं, जो आप में पैदाइशी तौर पे खसूसियात पाई जाती हैं। ट्रेट थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी सीक्स टू अवॉइड द लिमिटेशन ऑफ टाइप सिस्टम्स by accounting
for both the diversity of human behavior and the behavioral consistencies within the individual, कि एक ही इंसान के अंदर क्या क्या कॉन्सिस्टेंसीज हैं उसकी ट्रेड के बारे में। ट्रेड्स क्या है? बाय बर्थ है, जो कि आपको जीन्स में मिलती हैं, जैसे कि आप जीन्स में आप कहते हो कि इसका गुस्सा अपने उसकी तरह है, इसका गुस्सा अपने मामा की तरह है, या अगर इसका बैठने का स्टाइल इसके, तो ये ट्रेड्स हैं जो कि आपको विद इन इंडिविजुअल होती है, जो कि आपकी कॉन्सिस्टेंसीज होती हैं, जो आपके बिहेवियर पे इफेक्ट करती हैं। ट्रेड थेरीज जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा जो हैं वो इम्प्रेस करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करती हैं, आपकी करेक्टरिस्टिक्स के रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। सच एज शाय, फ्रेंडली, असर्टिव, डोमिनेंट और अग्रेसिव। असर्टिव होता है कि मतलब कि आप अपनी बात भी कर दो और किसी को बुरा भी ना लगे, ठीक है। अब वो आपका मसला है कि आपने किस वे में वो बात को उनके तक पहुंचाना है, ये असर्टिव का मतलब होता है, ठीक है। कि शाइनेस आपका शर्म खाना, किसी के साथ आपका फ्रेंडली होना, ये सारी आपकी ट्रेड्स में आता है। These theories agree that traits are fundamental building blocks of personality। वो कहते हैं जो आपकी ट्रेड्स होती हैं ना, बेसिकली वही आपकी पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो ट्रेड्स पे ही खड़ी होती हैं। आपकी पर्सनालिटी का जो पिलर है वो ट्रेड्स पे ही खड़ा होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है वो अटेम्प्ट करती है, आइसोलेट करती है और डिस्क्राइब करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स को। उसके अलावा ये आपकी पब्लिक पर्सनैलिटी को भी इन्वॉल्व करती है कि आपने पब्लिकली लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। उसके अलावा पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन करती है, प्रिडिक्शन करती है ऑफ बिहेवियर की। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ट्रेट्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब भी करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी का बताती भी हैं कि आपकी फर्दर पर्सनैलिटी किस तरह से और अच्छी हो सकती हैं या कितनी और बुरी हो सकती है, ठीक है। थेरीज जो है वो अज्यूम करती हैं कि नंबर ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशंस हैं, स्केल्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग पर्सनैलिटी को देख सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी की तो कौन सी टाइप है। Trait refers to any characteristic that differ from person to person in relatively permanent and consistent way। ट्रेड क्या है? ऐसा वे है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ करता है, और ऐसा परमानेंट और कंसिस्टेंट रिलेटिवली चेंज है जो कि एक पर्सनालिटी का दूसरी पर्सनालिटी से के ऑपोजिट होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इनफॉर्मली हम डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं, दूसरे लोगों का अग्रेशन और हमारा अग्रेशन इससे डिफरेंट हो सकता है। कॉशंस हमारी डिफरेंट हो, कॉशियस हो सकते हैं, हमारी दूसरी चीज़ें एक्साइटेबल हो सकती हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, एंशियस हो सकते हैं, ये सब कुछ ट्रेट में पाया जाता है। आपका इंटेलिजेंट होना, आपका एक्साइटेबल होना, आपका एंशियस होना, आपका अग्रेसिव होना, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच 405 पे है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है। ये एक इम्पॉर्टेंट अल्टरनेटिव साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियरल फोर्स है। फर्स्ट अप्रोच कहा जाता है साइकोडायनेमिक को, सेकंड अप्रोच कहा जाता है बिहेवियरल फोर्सेस को, और थर्ड अप्रोच कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इंट्रोड्यूस करवाया था अब्राहम मैस्लो ने। इसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को थर्ड फोर्स का नाम दिया था साइकोलॉजी में। मैस्लो ने कहा था कि साइकोडायनेमिक बहुत ज़्यादा फोकस करती है डिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट पे, आपकी लाइफ के वो शेमफुल डिज़ायर्स पे। बिहेवियर वाले बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं पर्सन के अनकॉन्शियस को, ठीक है। लेकिन जो है वो फ्राइड वो बहुत ज़्यादा सेक्स पे फोकस करता है। तो ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो इंसान है जो कि हमारे सामने आया है, हमारे सामने बैठा है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है, ना कि हम उसको उसकी लाइफ की शेमफुल डिज़ायर्स और वो चीज़ें याद करवाएं जो उसके लिए खुद भी सोचना मुश्किल है या दूसरे भी उसके बारे में उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं कि हमें फैक्ट्स पे, हमें बिहेवियर पे काम नहीं करना, हमें सिर्फ उस एक इंसान पे काम करना है जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब है, और हमने उसको उसकी जो है वो मेरिट्स बताने हैं, ना कि हम उसको उसकी डीमेरिट्स बताएं। हमने उसको खूबियाँ बतानी है कि तुम्हारे में बुराइयों के साथ साथ क्या क्या अच्छाइयाँ भी हैं, तो तुम अपनी बुराइयों को देखने की बजाय अपनी अच्छाइयों पे फोकस क्यों नहीं करते।
ये हमारे पास ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में अब्राहम मैस्लो ने बहुत ज़्यादा काम किया। अब्राहम मैस्लो ने बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे फीचर्स भी दिए जो कि उसको जो है वो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिहेवियरिज्म के साथ और साइकोडायनामिक के साथ। अब उसने बी मोटिव्स और डी मोटिव्स बताए। बी मोटिव्स जो है वो आपके ऐसी डेफिशिएंसीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी में ना आपके बिहेवियर्स में आती हैं। बी मोटिव्स जो होते हैं ये बीइंग मोटिवेटेड हैं जो कि लोगों के थ्रू मोटिवेट होते हैं, और डेफिशिएंसी मोटिवेटेड जो होते हैं जो कमियों के साथ मोटिवेट किए जाते हैं। कमियां भी हैं, फिर भी आपने मोटिवेटेड रहना है कि आपने अच्छाई की तरफ जाना है, आपने अपनी अच्छाइयों को देखना है ना कि बुराइयों को। बी मोटिव क्या है? बीइंग मोटिवेटेड, कि आपने अपने आप को देखना है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपनी कितनी अच्छाइयों को और बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ठीक है। उसके अलावा मैस्लो ने कुछ कंक्लूड किए हैं सेल्फ एक्चुअलाइजिंग वे को, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली आपके टास्क का फुलफिल हो जाना, आपके टास्क का आपके गोल होता है मकसद, आपके गोल का फुलफिल हो जाना और आपका फुली सेटिस्फाइड हो जाना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा ये रियलिटी एक्यूरेटली है। इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ग्रेट एक्सेप्टेंस को। ठीक है। उसके अलावा ये स्पॉन्टेनिटी और नेचुरलिज्म के साथ वो कर रहा है, बेस कर रहा है। इसमें नीड फॉर प्राइवेसी होता है, इसमें इन्वायरमेंटल वे को देखा जाता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग इंडिपेंडेंटली भी इन्वायरमेंट को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कॉन्टीन्यूस फ्रेशनेस को देखते हैं। इसके अलावा ये पीरियोडिक जो है वो मिस्टिक है, ये पीक एक्सपीरियंसेस हैं। उसके अलावा ये फ्यू जो हैं वो एथिकली कंसिडरेशन को भी इसमें देखा जाता है कि हम लोग एथिकली भी चीज़ों को देखें कि क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं हैं। उसके अलावा इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। इवेल्युएशन में अगर देखा जाए तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है एक ऐसी परसेप्शन है जो कि वर्ल्ड की एक ही एलिमेंट है, कि आप अगर किसी इंसान को कहते हो कि तुम्हारे में जितनी बुराइयां हैं उसके उससे ज़्यादा तुम्हारे में अच्छाइयाँ भी हैं, तो तुम अगर अच्छाइयों पर फोकस करो तो ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी होल पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो सकती है। जब आप एक इंसान को इन चीज़ों पे एम्फसाइज करवाती हो तो वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है। और उसके डिफरेंट होने की वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर वे में देखते हो, ना कि आप फ्रॉइड की तरह या ये मैस्लो कहता है कि आप फ्रॉइड की तरह कि आप किस चीज़ों को ज़्यादा देख सकते हो।
उसके अलावा ह्यूमनिस्टिक जो है वो एम्फसाइज करता है कॉन्शियस एक्सपीरियंस के साथ कि आप किस तरह से अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को जो है वो बेहतर करते हो, ना कि आप अपनी लाइफ के बहुत डिस्टर्बिंग और बहुत ही पुराने ख्यालात को अपने कॉन्शियस लेवल पे ला के आप खुद को डिस्टर्ब करो। बेसिकली आप जो इस टाइम चल रहा है उसी पे फोकस करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरिज्म वाले बेसिकली फोकस करते हैं बिहेवियर पे कि आपका बिहेवियर किस तरह से लर्न हो सकता है। आप अच्छे बिहेवियर को किस तरह से लर्न करवा सकते हो, आप बुरे बिहेवियर को किस तरह से लर्न करवा सकते हो। ठीक है। बिहेवियरल का फोकस बेसिकली होता ही जो है वो आपके बिहेवियर्स पे है। 408 पे है कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। Cognitive behavioral approach view personality mainly as the array of behaviors that people acquire through learning and display in particular situations. अब जो behavioral approach वाले हैं उनमें आता है B.F. स्किनर, जो कहता है कि हम अपने behaviors को operant conditioning के थ्रू चेंज करते हैं। operant conditioning में वो कहता है कि इसमें personality को चेंज किया जाता है, इसमें पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है, इसमें पर्सनालिटी के ओवर्ट बिहेवियर्स को देखा जाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मैच किया जाता है। पर्सनालिटी जो है डज नॉट इंक्लूड इंटरनल ट्रेट्स एंड थॉट्स। वो कहता है पर्सनालिटी कोई इंटरनल या थॉट्स नहीं है। बेसिकली वो बिलीव ये करता है कि वो ये भी बिलीव नहीं करता कि ये बायोलॉजिकली है या कॉग्निटिव है, बल्कि वो इसको एक्सप्लेन करता है एक्सप्लिसिट मेमोरी के एक्सप्लिसिट अप्रोच के साथ। कि वो कहता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो हमें बिहेवियर को सिखाता है, वो हमारे बिहेवियर को बनाता है। इसमें हमारी ट्रेड्स का, हमारे जो है वो बिहेवियर का, हमारे इंटरनल बिहेवियर का कोई हाथ नहीं होता। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन पे है और इन्वायरमेंट पे है। उसके अलावा उसने रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था कि रीइंफोर्समेंट जो है ना वो आपके बिहेवियर्स को चेंज करवाती है। रीइंफोर्समेंट आपको जो है वो बिहेवियर्स की तरफ लेके जाती है कि आपने कौन सा बिहेवियर शो करना है और कौन सा बिहेवियर नहीं, क्योंकि जो बिहेवियर एक्सेप्टेबल होगा उस पर रीइंफोर्समेंट मिलती है, जो बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल होता है उस पर जो है वो पनिशमेंट मिलती है या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्किनर पर्सनैलिटी जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ वे है जो कि रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। कि आपको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो आप वैसा ही बिहेवियर देते हो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आप सभी आपस में झगड़ोगे। आपके घर में अगर सुकून है, आप सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करोगे। आपकी फैमिली ने आपको प्यार मोहब्बत सिखाया है, आप सबके साथ वैसे ही बोलोगे। तो ये बेसिकली आपके अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता है। ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि जो आप की सोचें होती हैं ना, आप उस तरह का बिहेव करते हो। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि आप ये आपको बिहेवियरल अप्रोच के थ्रू पे भी आ सकता है या आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच पे भी आ सकता है। तो आपने इन दोनों वर्ड से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर बिहेवियरल अप्रोच आएगी तब भी आपने एज इट इज इंक्लूड करना है, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच आएगी तब भी आपने उसको एज इट इज इंक्लूड करना है। कॉग्निटिव बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि हमारे पास अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमारे पास जो जो सोचें आती हैं हम वैसा वैसा बिहेवियर शो करते हैं। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो बच्चे के कॉग्निटिव पैटर्न्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। वो परेशानी में उसके बिहेवियर पे भी वही इफेक्ट आएगा जो वो देखेगा। ठीक है। क्रिटिसिज्म, इस पे भी क्रिटिसिज्म तुम लोग खुद पढ़ोगे। क्रिटिसिज्म मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, ये तुम लोग खुद रीड कर लेना। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे सुबह पूछ लेना। ठीक है। उसके अलावा है evaluation of cognitive behavioral approach. Traditional behavioral perspective on personality holds many attractions. It offers an objective experimentally oriented approach that defines its। अब जो behavioral approach है ना, ये एक बड़ा experimental approach है।
इसमें हम लोग बिहेवियर्स के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे कि अगर तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर स्किनर का, जिसमें डॉग का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें पिजन का एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो वो जो है ना बेसिकली वो एक बिहेवियरल अप्रोच, एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू काम कर सकते हैं, जिनमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, बिहेवियर्स को अच्छे से अच्छा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल हमारे पास एक चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी, और कुछ हमारे पास पर्सनालिटी चैप्टर के टेस्ट हैं जो उसके असेसमेंट हैं। तो असेसमेंट कल हम लोग असेसमेंट से स्टार्ट करके, तो इंशाल्लाह हम लोग सोशल साइकोलॉजी को मूव करते हुए हम लोग अपनी कोर्स ऑफ लर्निंग को कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी से स्टार्ट करेंगे कि पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास होते हैं टेस्ट ऑब्जेक्टिव और कुछ होते हैं सब्जेक्टिव। कुछ हमारे पास टेस्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ करके तो आगे से उसकी मेजरमेंट बता सकते हैं कि किसी इंसान की पर्सनालिटी किस तरह की है और किसी इंसान की पर्सनालिटी किस तरह की है। अच्छा हिरा, मुझे ये बताओ कि आप या कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि पर्सनालिटी टेस्ट में कोई टेस्ट इंक्लूड नहीं है। सारे के सारे हम लोगों ने पर्सनालिटी टेस्ट में लिखे हुए हैं असेसमेंट में, ओनली असेसमेंट लिखा हुआ है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं किया कौन कौन सा टेस्ट करना है। हेलो, मैम बस खाली डेफिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी लिखा हुआ। हाँ असेसमेंट में फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट हैं आप लोगों के। ये वाले चैप्टर का मैं फिर टेस्ट ज़रूर थ्योरीज आ कंडक्ट जाती है। करूँगी। नहीं, ये वाले चैप्टर का मैं टेस्ट ज़रूर कंडक्ट करूँगी, ये आप याद रखना और इसको आज ही गो थ्रू कर लो। ठीक है, फिर बाकी हम लोग कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पे हम लोग अपनी एक और मेकअप क्लास अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ समझ ना आए तो फिर वो मुझे बता देना आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।